दोस्तों ये कहानी है मेरी आशिकी अब तुम ही होगा पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अरमान, थैंक यू गॉड। भाभी डॉक्टर को लेकर आ गई। कुछ देर तक डॉक्टर सिया को देखते हैं, फिर पूछते हैं इन्हें सिर्फ बुखार है या और कुछ भी हुआ है। जब तक ठीक से आप लोग नहीं बताओगे तो मैं सही से इनका इलाज कैसे करूँगा। निशा, डॉक्टर अंकल मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं पता है, क्योंकि जब मैं किचन में थी तो सिया आकर सिर्फ मुझसे इतना बोली कि दी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने उस वक्त सिया को छू कर देखी भी थी। उसे उस वक्त बुखार भी नहीं था। फिर वो अपने रूम में चली गई। पता नहीं क्यों अंकल 1 घंटे के बाद इसे इतनी तेज़ बुखार कैसे हो गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। कहीं कुछ और परेशानी तो नहीं है ना डॉक्टर अंकल। डॉक्टर, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक चेकअप ना करूं। मुझे तो ऐसे देखकर कुछ और लगता है। खैर, चेकअप के बाद पता तो चल ही जाएगा। निशा, अंकल प्लीज़ आप जल्दी चेकअप कीजिए ना। आप रुके क्यों हैं। निशा के आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ इसे। कुछ घंटे पहले तो हंस रही थी, बोल रही थी, अब 2 घंटे से आंखें बंद किए खामोश पड़ी है। अरमान, भाभी रो मत आप। अगर आप ही ऐसे हिम्मत हार जाओगी तो सिया को कौन संभालेगा। भाभी देखना, सिया जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर से मुझसे झगड़ा करेगी खीर के लिए। आंखों में आंसू अरमान के भी आ गए, लेकिन भाभी को रोता देख मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी सिया को होश में आने दो, फिर बचे हुए काजू का खीर उसके सामने बैठकर हम दोनों खाएंगे। भाभी ने से नजरें चुराकर अरमान अपने आंसू को पोंछ लेता है। भाभी, आप सिया के लिए मंदिर में दिए जलवा दो। खुदा आपकी दुआ जरूर मुकम्मल करेगा। भगवान अच्छे इंसानों के साथ कभी बुरा नहीं करता। सिया के साथ तो अपनों का प्यार और दुआ भी साथ है। सब जल्दी ठीक हो जाएगा भाभी। बस पहले आप अपने आप को संभालो, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, कितने घंटों से बेहोश पड़ी है। बीच में कुछ पल या कहे कि कुछ सेकंड के लिए होश आया था। जब से बेहोश पड़ी है अरमान, लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा ही हो गया है। बीच में कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें खोली थी और बेहोशी की हालत में भी ये राज राज कहकर बोले जा रही थी। डॉक्टर, कोई सदमा पहुंचा है शायद। खैर, ज़्यादा परेशानी या घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लगभग 10 से 15 मिनट तो लग ही जाएगा, लेकिन ठीक हो जाएगी। ये कुछ दवाइयाँ हैं जो आप मेडिकल से मंगवा लीजिए। ये काफ़ी कमज़ोर भी लग रही। इनके खाने पीने का भी ध्यान रखना होगा। मैं इन्हें इंजेक्शन दे दिया हूँ। बुखार जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब मुझे चलना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कॉल कर सकते हैं आप। अरमान, जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। अरमान बाहर तक डॉक्टर को छोड़कर चला आता है। उसके दिमाग में राज वाली बातें चल रही थी। आखिर राज है कौन। कुछ तो ऐसा हुआ है जो हम सब से छुपाया जा रहा। भाभी से पूछूं क्या, पर अचानक उनसे ये बात कैसे पूछ सकता हूँ। शायद बेहोशी के हालत में सिया बोल रही होगी, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आया। आखिर डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि सिया सदमे से गुजर रही थी। पर देखकर तो ऐसा नहीं लगता उसे कि उसके साथ कुछ हुआ हो। अरमान भाभी के पास मंदिर में जाकर वो भी भगवान जी से बोलता है, सिया को जल्दी होश आ जाए भगवान, वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाए। भाभी चलिए सिया के पास चलते हैं, वो अकेली है। निशा, आप चलिए, बस आरती की थाली लेकर आई मैं। माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा तो मेरी सिया जल्दी ठीक हो जाएगी। अरमान, जी भाभी। अरमान सिया के रूम में जाता है। जाने के बाद देखता है कि सिया को होश आ गया था। अरमान सिया को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन सिया काफ़ी गुमसुम और उदास सी। कैसी हो सिया आप। आपकी तबीयत अब ठीक लग रही थी। परंतु सिया अरमान के बातों का जवाब नहीं देती है। अरमान सिया के पास जाकर बैठ जाता है। सिया के हाथ को अपने हाथ में लेकर, सिया आप मेरी तरफ देखो प्लीज़, एक बार फिर नहीं कहूँगा। अभी भी सिया कुछ जवाब नहीं देती है। आप मुझसे नाराज़ हो इसलिए नहीं बोल रही ना आप। सिया ने, सिया जी कुछ तो बोलिए, आप ऐसे चुप अच्छी नहीं लगती हैं। अरमान,
सिया के सिर को छूकर देखा, अब बुखार तो बिल्कुल नहीं है। भाभी आपके लिए बहुत परेशान थी और अभी भी मंदिर में माता रानी की मूर्ति के सामने जोत जलाकर बैठी हैं। जब तक मेरी बहन ठीक ना हो जाए मैं नहीं हटूंगी। मैं अभी उनको बुलाकर लाया कि सिया को होश आ गया। अरमान के चेहरे पर मुस्कान थी। सिया के मन में सोच रही थी कि ये तो मेरे साथ झगड़ता रहता है और ये इतना खुश खुश क्यों हो रहा मेरे ठीक होने पर। अरमान निशा को आवाज़ लगाता है, भाभी भाभी कहाँ हो आप? अभी तक आई भी नहीं आप? निशा मंदिर में ही थी। कुछ देर बाद निशा आरती की थाली लेकर सिया के पास आई। सिया को होश में देख निशा बहुत खुश होती है। टेबल पर आरती की थाली रखकर निशा सिया को झट से गले लगा लेती है। मेरी लाडो, तुझे क्या हो गया था? तुम कितनी कमज़ोर पड़ गई हो। मैं तुझे कितनी बार समझाती हूँ कि खाया कर खाना, फिर भी नहीं खाया करती है। अब से तुझे मैं खुद खिलाया करूँगी, कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। निशा आरती की थाली पूरे रूम में दिखाती है और सिया को बोलती है, आरती ले लो सिया, माता रानी तुझ पर सदैव अपना कृपा बनाकर रखेगी। सिया, दी मैं ठीक हूँ। मम्मी पापा कहाँ गए, दिख नहीं रहे हैं? निशा, अभी बताना सही नहीं होगा कि नानी बहुत बीमार है, वरना टेंशन लेगी और हॉस्पिटल जाने की जिद करेगी। निशा बहाना बना देती है, पापा को ज़रूरी काम आ गया था, ऑफिस में कॉल आया था। मम्मी पड़ोस की जो आंटी है ना, उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। उनके घर में कोई नहीं था, इसलिए मैंने मम्मी को वहाँ भेज दिया। थोड़ी सी आंटी की मदद हो जाएगी। दोनों ही तुम्हें छोड़कर बेहोशी की हालत में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी थी इसलिए जाना पड़ा। अच्छा छोड़ो तुम ये सब बात, अभी तुम आराम करो बस। मैं पापा को बता देती हूँ कि सिया अब बिल्कुल ठीक है। पापा बेकार में अभी परेशान होंगे, अपनी सिया के लिए कॉल कर ही लेती हूँ और पूछ भी लूँगी कि ऑफिस से अचानक कॉल कर क्यों बुलाया गया था। कुछ देर बाद निशा पापा को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन लेती है। निशा, पापा के इतने सारे कॉल, ये मेरा फ़ोन साइलेंट मोड पर कैसे रह गया, पता ही नहीं चला। मुझे पापा कॉल कर रहे हैं। निशा पापा को कॉल करती है और फ़ोन सिया को दे देती है। पापा, बेटा सिया कैसी है, उसे होश आया? बोलो ना निशा, बेटा मेरा दिल बैठा जा रहा है। सिया, जी पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा सिया की आवाज़ सुनकर बहुत खुश होते हैं, कहते हैं मेरे दोनों कान तरस गए थे तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए। तुम ठीक हो ये जानकर मुझे बेहद सुकून मिला। फिर निशा आई सिया के लिए जूस लेकर। सिया ये जूस पी लो, अच्छा लगेगा और थोड़ी ताकत भी मिलेगी। अब फ़ोन दो मुझे और ये जूस ख़त्म करो जल्दी से, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, समझी ना? अरमान, भाभी मैं आता हूँ मार्केट से दवा लेकर। निशा, अरमान जी कुछ देर आप निशा के पास बैठिए, मैं ज़रा आती हूँ। पापा से बात करके फिर आप मार्केट से दवा लेकर आना। लेकिन आप तो यहाँ बिल्कुल नए हैं, आपको यहाँ के रास्ते मालूम हैं। आप नहीं जाइए, पापा को बोल देती हूँ, वो लौटते वक्त लेते आएंगे। अरमान, भाभी आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस यूँ जाऊँगा और जल्दी वापस आ जाऊँगा। आजकल तो इंटरनेट का खैर। अरे सिया जी, अभी तक आपने जूस नहीं पी? थोड़ा सा ही पी लीजिए। सिया जी, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी। अरमान, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ही रहेगा जूस तो भाभी को बुरा लगेगा ना। अरमान सिया जी को अपने बचपन का किस्सा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर सिया थोड़ा मुस्कुरा दे। यही सोचकर अरमान सिया से पूछता है, क्या मैं आपको अपने बचपन का एक बात बताऊँ? लेकिन ये बात सुनकर आप मेरा मजाक नहीं उड़ाओगी ना? सिया जी, आप बेफिक्र होकर सुना सकते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अरमान, तो फिर ठीक है। ये मेरे स्कूल के समय की बात है, जब मैं और भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन मैं और भाई एक साथ बैठकर स्कूल में लंच कर रहे थे। भाई 5 क्लास में पढ़ता था और मैं पहली कक्षा में था। हम दोनों का क्लास अलग अलग था, फिर भी भाई मेरे रूम में आकर मेरे साथ ही लंच करता था। एक दिन हम दोनों ऐसे ही लंच कर रहे थे तो देखा कि प्रिंसिपल सर के पास से बहुत ही खूबसूरत एक लड़की अपने मम्मी के साथ आ रही थी। तभी भाई बोला, कितनी अच्छी लग रही है, इससे तो मैं दोस्ती करूँगा। और मैं बोला कि
मैं भी करूँगा भाई, तू अभी बहुत छोटा है। तो दोस्ती मैं करूँगा। भाई को लगा कि वो एडमिशन कराने आई थी, लेकिन वो तो अपने पापा से मिलने आई थी। उस दिन भाई को मैंने बहुत चिढ़ाया था, भाई मैं तो बहुत छोटा हूँ, करो आप दोस्ती। वो तो गई, बेचारा भूखा ही रह गया मेरा भाई। सिया हंसने लगी। निशांत जीजू ऐसे किए थे। अरमान, ये तो कुछ भी नहीं है। जब वो 9th क्लास में था तो क्लास टीचर के बेटी को लव लेटर लिखा था, मुझे दिया था कि जाकर उसे दी को दे देना या बैग में रख देना। मैं लेटर लेकर जैसे भाई कह रहा था उस दी को दे दिया, लेकिन मैं लेटर उस वक्त दिया जब वो अपने पापा के साथ घर जा रही थी। इसके बाद जो हुआ ना अब बता नहीं सकता। सिया जोर जोर से हंसने लगी। जूजू के लव स्टोरी को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिए। निशा पापा से बात करके आती है। क्या बात है, बहुत हंस रहे हैं आप लोग, वो भी मेरे बिना। अरमान जी ऐसा क्या कहा जिससे मेरी बहन की खोई मुस्कान आ गई। फिर दवा लाने के लिए कहती है। आज मम्मी पापा दोनों घर नहीं आएंगे, कल सुबह तक आएंगे। सिया क्यों नहीं आएंगे। निशा कुछ काम है, वो भी ज़रूरी। अरमान आता हूँ दवा लेकर, फिर मुझे घर के लिए भी तो जाना है। निशा क्यों, आज आप यहीं रुक जाइए ना। अरमान दवा लेने मार्केट चला गया। बहुत ढूंढने के बाद उसे मेडिकल की दुकान दिखा। अरमान यहाँ नया नया आया था इसलिए थोड़ा मुश्किल हुआ दवा लेने में। दवा लेकर वापस लौटने के क्रम में अरमान को उसके माँ का कॉल आया। अरमान कॉल नहीं उठाया, ये सोच कर कि कहीं मुझ पर गुस्सा ना करे वो। लेकिन अरमान के कॉल ना उठाने पर माँ दोबारा कॉल करती है। अरमान फिर से कॉल नहीं उठाया। इस बार ये सोचकर नहीं उठाया कॉल की कहीं माँ को ये पता ना चल जाए कि मैं सिया के लिए दवा लेने मार्केट आया हूँ और अभी तक मैं पटना में ही हूँ। अब तो शाम भी होने वाली है। मिथिला जाने में पटना से लगभग 6 घंटे लग जाएंगे बस से, लेकिन बस का इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे। शायद 10 बजे से हैं बस पटना से जो मिथिला जाती है। ये बात अरमान सोच ही रहा था तो माँ का फिर से कॉल कट जाता है। माँ काफ़ी परेशान थी कि अरमान कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। फिर से माँ कॉल की मगर इस बार भी अरमान नहीं उठाया। माँ फिर निशा को कॉल लगाती है, लेकिन निशा किचन में थी और उसका फ़ोन बाहर टेबल पर था। फ़ोन का रिंगटोन भी कम था इसलिए निशा नहीं सुन पाती है आवाज़ और फ़ोन कट जाता है। लगभग 10 बार निशा के फ़ोन पर अरमान की माँ कॉल करती है। एक तरफ अरमान कॉल नहीं उठा रहा था तो दूसरी तरफ निशा कॉल नहीं उठा रही थी। माँ बहुत परेशान हो रही थी, ये सोचकर कि कुछ हो तो गया नहीं सिया को जो सभी फ़ोन नहीं उठा रहे। माँ फिर निशान को कॉल लगाती है, लेकिन रिंग होने से पहले ही फ़ोन कट कर देता है। वो तो अपने काम में व्यस्त होगा, अगर ये सब उसे बताई तो परेशान हो जाएगा। निशांत अरमान को लेकर अब क्या करूं मैं, पटना तो काफ़ी दूर भी है यहाँ से। कुछ देर बाद निशा को कॉल फिर से अरमान की मम्मी करती हैं। इस बार कॉल का रिंग टोन सिया को सुनाई दिया। सिया बालकनी में ऐसे ही खड़ी थी। फ़ोन के रिंग सुनकर कॉल उठाने आई, तब तक फ़ोन कट गया। अरमान की मम्मी की परेशानी और भी बढ़ गई। उनका शक यकीन में बदल रहा था कि ज़रूर कुछ हुआ है। लेकिन फिर एक बार कॉल की निशा को। इस बार कॉल सिया कॉल उठा लेती है। सिया हेलो, कौन। अरमान की माँ। हेलो निशा बेटा, मैं अरमान की माँ बोल रही। सिया आप ठीक हुई। सिया को होश आया बेटा। सिया जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सिया ही बोल रही हो। सिया जी हाँ आंटी जी, माफ़ करना मुझे आपका नंबर मालूम नहीं था इसलिए पहचान नहीं पाई मैं। आप अच्छे से पहुँच गई ना। हाँ बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। निशा से मेरी बात हो सकती है बेटा। सिया जी बिल्कुल आंटी, मैं अभी दी को फ़ोन देती हूँ, वो अभी किचन में है, जा रही उनके पास। सिया निशा को फ़ोन देती है। ये लो दी, निशांत जीजू के मम्मी हैं। निशा प्रणाम मम्मी जी, आप ठीक से पहुँच गई ना, कोई परेशानी तो नहीं हुआ है ना। अरमान की मम्मी जी नहीं बेटा, बस मुझे ये जानना था कि अरमान वहाँ से निकल गया क्या। वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा, कब से उसे कॉल नहीं कर रही लेकिन वो नहीं उठा रहा। काफ़ी परेशान हो गई थी मैं। बोल रहा था कि मैं बस से आ जाऊंगा, लेकिन पता नहीं
ये लड़का कॉल क्यों नहीं उठाया? निशा, लेकिन मम्मी जी आज तो पटना से मिथिला जाने वाली बस बंद रहती है। रात वाली शायद अरमान जी को मालूम नहीं होगा। मम्मी जी आप बुरा ना माने तो आज रात अरमान जी कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। नानी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। मम्मी पापा दोनों हॉस्पिटल में ही हैं। आज घर में भी नहीं आ पाएंगे और सिया की तबीयत बिगड़ी है। इतनी रात को अरमान जी को जाने भी तो नहीं दे सकती। बस आज चल ही नहीं रही। कार पापा लेकर हॉस्पिटल चले गए हैं, ऐसे में कैसे जाने के लिए कह दूं मैं? अरमान की माँ, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अरमान को कल सुबह ही बोलना मिथिला के लिए निकले। लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाया तो मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी। लेकिन वो है कहाँ? निशा, मम्मी जी अरमान जी सिया के लिए दवा लेने गए हैं। जैसे ही आएंगे मैं उनसे आपकी बात करवा दूंगी। हो सकता है कि फ़ोन उनका साइलेंट मोड पर होगा, इसलिए फ़ोन नहीं उठाया होगा। अरमान की माँ, ठीक है बेटा, मैं अब कॉल रखती हूँ। तुम अपना और सिया दोनों का ख्याल रखना। निशा, जी मम्मी जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब मैं रखती हूँ। इतना बोल निशा फिर से अपने किचन में चली जाती है। तभी निशा सोच रही थी कि अरमान जी कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए, काफ़ी टाइम हो गया उनको घर से बाहर गए दवा लाने। निशा अरमान को कॉल लगाती है लेकिन नेटवर्क इंसेस लेकिन के वजह से फ़ोन रिंग होने से पहले ही कट जाता है। फिर से लगाती है लेकिन नहीं लगता कॉल। निशा परेशान होने लगती है। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। निशा किचन से आई थी निकलकर दरवाज़ा खोलने, लेकिन सिया बोलती है निशा से, दी आप जाओ, किचन में दरवाज़ा मैं खोल देती हूँ। सिया दरवाज़ा खोली। निशा किचन से ही आवाज़ लगाई, कौन है सिया? दरवाजे पर सिया, आपके प्यारे देवर जी आए हैं। अरमान अंदर आया, अभी दरवाजे के पास ही था। सिया अरमान से आगे थी। जैसे ही अपना पैर आगे की ओर बढ़ाती है बालकनी में जाने के लिए तो अरमान सिया को आवाज़ देता है, सिया जी। सिया पीछे मुड़कर देखी, लेकिन सिया अचानक जल्दी में मुड़कर देखी तो उसका पैर लड़खड़ा गया। जैसे ही वो ज़मीन पर नीचे गिर पाती अरमान सिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता। सिया अरमान की बाहों में गिर जाती और दवा नीचे गिर जाता। अरमान सिया को बस देखे जा रहा था, मानो सिया के नसीली आंखों में खो गया हो। सिया डरी थी कि कहीं वो गिर ना जाए, लेकिन सिया के डरा हुआ चेहरा देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। दरवाज़ा तो खोला ही था, बाहर बहुत तेज हवा भी चल रही थी, मानो इन हवाओं में इश्क का रुत घुला हो। दरवाजे से आई हवाओं का झोंका सिया के नीचे झूलते बालों को बिखेर जाती। अरमान बस उसे देखे ही जा रहा था। सिया के बाल पूरे चेहरे पर आ जाता, कहती छोड़िए मेरा हाथ अब। लेकिन अरमान खो गया था, कहीं शायद अब वो खुले आंखों से भी सिया के ख्यालों में खोया था। फिर जोर से सिया अपने पैर से अरमान के पैर पर मारती है। अरमान चीखते हुए कहा, एक तो मैंने आपकी मदद की, ऊपर से आपने मुझे किक मारी। आजकल भलाई का जमाना भी नहीं। हे भगवान, इस लड़की को बुद्धि दे। सिया कब से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, मेरा हाथ छोड़िए। लेकिन पता नहीं किसकी यादों में खोए हुए थे। अरमान जी आपके ही ख्यालों में खोया हुआ था। सिया गुस्से से, क्या मतलब आपका? आई मीन हाँ, मैंने किसी के यादों में खोया था। आपको कोई परेशानी है क्या? अगर है तो बता दीजिए, नहीं करूँगा। सिया, अच्छा जी, भला मुझे क्या परेशानी होगी? वैसे थैंक यू सो मच मेरी दवा लेकर आने के लिए और अभी गिरने से बचाने के लिए। अरमान, सिया जी शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आखिर हम तो अपने हैं, मुसीबतों में तो अपने ही काम आते हैं। सिया भी अपने बने नहीं बनने वाले हो तो आप अपना हक जताने की कोशिश मत कीजिए, समझे? वरना आपके लिए सही नहीं होगा। एक बात और कान खोल कर सुन लीजिए, आप हमारे घर के मेहमान हो, वो भी होने वाला। अरमान, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है सिया जी। सिया वहीं खड़े होकर अपने बाल को समेट कर बांधने लगती है। तभी तेज हवा दरवाजे को जोर से झकझोर देती है, जिससे दरवाजे के पले एक दूसरे से टकराकर जोर से आवाज़ करती है। सिया दरवाजे को बंद करने जाती है। उसी क्रम में सिया के बाल तेज हवा के झोंके से बंधे बाल
खुलकर बिखर जाते हैं। अरमान सिया के नज़दीक ही खड़ा था। सिया को तेज हवाएं अच्छी लग रही थी तो वो दरवाजे के पास ही खड़ी थी। सिया के लंबे बाल अरमान के चेहरे पर आते, जब तेज हवाएं सिया के बालों को बिखेरते। अरमान मन ही मन बोल रहा था, लेकिन दवा की गिरने और दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर निशा किचन से भागती हुई बाहर दरवाजे के पास आई। निशा, यहाँ क्या कर रहे हैं आप दोनों? बाहर कितनी तेज हवाएं चल रही, ऐसा लगता है जैसे तूफान आने वाला हो। सिया, तुम दरवाज़ा बंद करो अभी और अंदर आओ। सिया दी, बस कुछ देर और, बस 5 मिनट तक मुझे यहाँ रहने दो। कितना अच्छा लग रहा है ये तेज हवाएं, मुझे यहीं रहने दो आप। निशा, सिया तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगी। मैं अभी कुछ देर पहले हम सब की जान निकाल दी थी। पूरी तरह से ठीक हो जाओगी तब। खैर के मुझे कोई बात नहीं माननी तुम्हारी। सिया, गुस्सा काहे करती हो आप? अब अपना मुंह गुब्बारे जैसा मत फुलाओ, वरना गुब्बारे को मैं अपने दोनों हाथों से पकड़कर मोड़ दूंगी। निशा, अरमान, सिया तीनों हंसने लगे। फिर, सिया चल रही हूँ मैं दी, ये लो मैं दरवाज़ा भी बंद कर दी। अब चलो अंदर आप भी। निशा, अरमान जी आप भी आइए अंदर। अरमान, नहीं भाभी, मुझे निकलना होगा अब घर के लिए। बस आप मुझे अब इजाज़त दीजिए, मैं निकलता हूँ। निशा, कहाँ जाओगे आप इतनी तूफान में? और इसी की वजह से मिथिला जाने वाली बस भी आज कैंसिल है। मम्मी जी कितना परेशान हो रही थी आपको लेकर। आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? एक बात और, मेरी बात हो चुकी है मम्मी जी से। आप यहाँ आज रुक सकते हैं, कल सुबह चले जाना आप। कोई बहाना नहीं सुनना मुझे। याद से मम्मी जी से बात कर लीजिएगा आप। एक बार आपसे बात हो जाएगी आपसे तो उनके दिल को तसल्ली मिल जाएगा, वरना परेशान हो जाएगी। अरमान, जी भाभी कर लेता हूँ। निशा, भी आप फ्रेश हो जाओ, बाद में बात कर लेना। आप पहले खाना खा लीजिए, भूख लगी होगी आपको बहुत, मैं जानती हूँ। पहले खाना खा लीजिए, फिर आप मम्मी जी से बात कर लीजिएगा। निशा सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लाकर रख देती है। अरमान और सिया दोनों को आवाज़ लगाती है, दोनों आते हैं। निशा दोनों को खाना परोस देती है और अपने लिए भी खाना निकाल देती है। फिर सब खाते हैं प्यार से। अरमान, भाभी आपके हाथों में तो जादू है, कितना टेस्टी पनीर कोफ्ते बनाई हो आप। निशा, अरमान जी आप तारीफ़ कम और खाना जल्दी और ज़्यादा खाइए, समझे? कहीं फिर आप मिथिला जाकर ये ना कहें कि भाभी के घर मेहमान नवाजी में कमी रह गया। अरमान, नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। ऐसा क्यों कहूँगा मैं? सिया, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कब क्या बोलो या कुछ करोगे। तुम दोनों फिर से झगड़ा शुरू मत करना। बातों बातों में पता नहीं चला कब रात के 11 बज गए। अरमान, भाभी बाहर गार्डन से टहल कर आ रहा हूँ मैं। निशा, इतनी रात को कोई बात नहीं, जाइए। सिया दी, मैं भी जा रही। अपने रूम में बोलकर सिया चली गई। रूम में जाने के बाद सिया को नींद नहीं आ रही थी तो अपने रूम के खिड़की के पास गई। वहाँ से बैठकर उस चांद सितारों को आसमां में निहार रही थी। अरमान गार्डन में टहल रहा था, तभी उसका नज़र सिया पर पड़ा। अरमान सिया के ओंठों पर प्यारी सी मुस्कान देखकर बहुत खुश हुआ था। इससे भी ज़्यादा इस बात से खुश था कि उसे रुकने के लिए इजाज़त मिला है माँ से। जब तक सिया खिड़की के पास थी खड़ी, अरमान उसे देखता रहा। कुछ देर के बाद सिया बेड पर लेट जाती है। सिया जब खिड़की के पास थी खड़ी थी, उसी वक्त आसमां में देखते हुए एक पेज पर राज लिखती है, लेकिन बिना उस कागज़ को देखे क्या लिखा है वो खिड़की से फाड़कर गार्डन में फेंक देती है। अरमान गार्डन में टहल रहा था, उसी दौरान उसे वो कागज़ का टुकड़ा मिला। अरमान उस कागज़ को उठाकर अपने रूम में ले जाकर सारे टुकड़े को जोड़कर देखता है तो उसे वो शब्द दिख जाता है था। अरमान सिया के खिड़की के पास था। गिरा ये टुकड़ा जरूर सिया फेंकी होगी, लेकिन समझ नहीं पा रहा मैं कि सिया और राज की कहानी क्या है। ये सिया आखिर क्यों राज राज करती रहती। खैर, कल सुबह उठकर उसके रूम का तलाशी लूँगा, शायद कुछ मिल जिससे उस मेरा शक मिट सके। अरमान सो जाता है। उधर सिया और निशा भी सो चुके होते हैं। कल सुबह होते ही सभी फ्रेश होकर चाय पी रहे होते हैं। अरमान, भाभी अब मैं चलता हूँ। अरमान जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ता है वैसे ही निशा को उसके पापा का कॉल आया। पापा के कॉल रखते ही निशा रोने लगती है।
निशा पापा से बात करने के दौरान आंखों में पानी आ जाता है। पापा का जैसे ही कॉल कटता, निशा काफ़ी तेज आवाज़ में रोने लगती है। पापा मना किए थे कि सिया के सामने मत रोना, उसे झूठ बोलकर हॉस्पिटल चले आना, सिया को लेकर या सीधा तुम मामा के घर ही पहुंच जाना। लेकिन निशा खुद को रोक नहीं पाती है। रोने की आवाज़ सुनकर अरमान रुक जाता है। पीछे मुड़कर देखा तो निशा रो रही थी। अरमान घबरा गया। अचानक ये भाभी क्यों रोने लगी? सिया भी नहीं दिख रही थी। सोच रहा था कि ऐसा क्या हुआ जो भाभी रोने लगी एकदम से अचानक। अभी तो सब ठीक ही था। 2 मिनट पहले अरमान निशा से पूछे जा रहा है, क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? लेकिन निशा कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। अरमान परेशान हो रहा था इसलिए कि निशा के रोने का कारण मालूम नहीं चल रहा था। अरमान सिया को आवाज़ लगाया, लेकिन सिया हेडफोन कान में डालकर सुन रही थी। सिया ना अरमान और ना निशा के रोने की आवाज़ सुन पाती है। अरमान को बहुत टेंशन हो गया क्योंकि सिया भी कुछ जवाब नहीं दे रही थी। इधर निशा बस रोई जा रही थी। अरमान को शक हुआ कि कहीं सिया को कुछ हो तो नहीं गया। सिया अपने रूम में गाना सुन रही थी। अरमान जैसे ही अपने घर जाने के लिए निकलता है, उसी वक्त सिया अपने रूम में चली गई थी। दौड़कर अरमान सिया के रूम में जाता है तो देखा सिया गाना सुन रही हेडफोन से। अरमान परेशान था। निशा को रोते देख अरमान को गुस्सा आ गया। सिया को ऐसे गाना सुनते देख गुस्से में अरमान सिया के पास गया और सिया के कानों से हेडफोन निकालकर सिया पर बहुत गुस्सा किया। सिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? हाथ छोड़ो मेरा। तुम सिर्फ बहाना ढूंढते रहते तुम्हारे जैसे लड़के लड़कियों को छूने के लिए। लेकिन अरमान सिया के बातों का बुरा नहीं मानता और बोलता है जोर से, तुम्हें पता भी क्या हुआ? भाभी नीचे रो रही हैं और तुम यहाँ गाने सुने जा रही हो। सिया कुछ जवाब देती उससे पहले अरमान सिया के हाथ पकड़कर उसके रूम से सिया के पास लेकर आया। सिया निशा को रोते देख बोली, क्या हुआ दी, आप रो क्यों रही हो? प्लीज़ अभी बताओ ना दी, मुझे घबराहट हो रही है। बोलो ना कुछ दी, ऐसे चुप नहीं रहो, बस रोए जा रही आप। अभी कुछ देर पहले पापा का फ़ोन आया था, क्या बात हुई उनसे जो आप रो रही? पापा ठीक तो हैं ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही दी? अरमान निशा का फ़ोन लेकर देखा तो आखिरी कॉल निशा के पापा का ही था। अरमान निशा के पापा को कॉल किए ये जानने के लिए कि क्या हुआ है जो निशा भाभी रोने लगी। अरमान निशा के पापा को कॉल किया। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अरमान बाहर गार्डन में आ गया। कॉल लगा पर निशा के पापा कॉल नहीं उठाए। दोबारा कॉल किया अरमान, इस बार कॉल उठा लेते हैं। अरमान हेलो कॉल पर बोल पाता उससे पहले निशा के पापा बोल पड़ते हैं, निशा बेटा तुम सिया को लेकर घर ही पहुंच जाना, डेड बॉडी लेकर हॉस्पिटल से घर ही जा रहे हैं। मामा के घर पहुंच जाना आकर तुम अपनी नानी को आखिरी बार उनका आशीर्वाद ले लो और अंतिम विदाई भी देना है। निशा के पापा की बातों में बहुत दर्द था। अरमान इस बात को सुनकर खुद को रोक नहीं पाया रोने से। नानी माँ से सिया को काफ़ी लगाव था, लेकिन केवल उसे ही नहीं सारे लोग नानी से बहुत जुड़े हुए थे, सबको बहुत प्यार करती थी। निशा की शादी के लिए भी बहुत सपने सजा कर रखी थी। शायद उनकी ये आखिरी इच्छा थी कि निशा की शादी देखकर इस दुनिया से जाए। ये निशा के पूरे परिवार के लिए बहुत दुखद घटना थी। अरमान अंदर आता है, देखा निशा और सिया दोनों रो रही थी। अरमान समझ गया कि सिया को भी सब कुछ पता चल चुका है। भाभी मैं ऑटो लेकर आ रही हूँ। बाहर गेट, भाभी बस आप चलिए, नानी माँ से आखिरी बार मिल लीजिए। नम आंखों से अरमान बोल रहा था। पटना से पटना सिटी के लिए ऑटो में बैठकर तीनों जाते हैं। निशा और सिया दोनों नानी माँ के बहुत करीब थे। अरमान को उनके मम्मी का कॉल आया। कॉल उठाया अरमान और सारी बातें अपनी मम्मी को बता दिया। अरमान की मम्मी दुख व्यक्त करते हुए कहती है, ये तो बहुत दुख की बात है, तुम अभी कहाँ हो और निशा और सिया कहाँ हैं? ऐसा करना तुम उन दोनों के साथ चले जाना, अकेली है दोनों। हाँ माँ, और बहुत रोकर दोनों का बुरा हाल है माँ। अरमान तुम दोनों का ख्याल रखना। अरमान जी मम्मी, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी फ़ोन रखता हूँ। मई का महीना था और गर्मी भी बहुत पड़ रही थी। सिया की तबीयत तो पहले से ही खराब थी, रोने की वजह से और गर्मी के कारण बेहोश हो गई। निशा सिया को देखकर उस वक्त शॉक हो गई जाती है।
सिया को क्या हो गया? निशा, जब सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। नहीं बताती तो नहीं आती ना, फिर से आज बेहोश हो गई। सिया, सिया तुम अपनी आंखें खोलो, रोते हुए कहती है। पापा भी मुझे मना किए थे सिया, लेकिन मैं फिर भी खुद पर इतना बोल रोने से। सिया के हाथ पकड़कर अरमान, भाभी आप रोना बंद कीजिए और थोड़ा मुश्किल घड़ी है, हिम्मत से काम लीजिए। अभी आपको खुद को और सिया दोनों को संभालना है। अरमान ऑटो वालों से पूछा, आपके पास पानी की बोतल है क्या? ऑटो वाला, हाँ भाई है ना पानी की बोतल। ऑटो वाले से पानी लेकर निशा को देते हुए कहा, भाभी लीजिए आप पानी और सिया के चेहरे पर पानी का फुहारा दीजिए। काफ़ी गर्मी बहुत और धूप भी बहुत तेज है, इसी कारण बेहोश हो गई होगी। निशा अरमान से पानी लेकर सिया के चेहरे पर पानी का फुहारा देती है, जिससे कुछ ही देर में सिया अपनी आंखें खोलती है। सिया एकदम से खामोश हो गई थी, बस उसकी आंखों से आंसू ऐसे निकल रहे थे मानो सावन में बादल बरस रहे हों। निशा घबरा भी रही थी। सिया को लेकर, अरमान भैया जरा ऑटो तेज भगाओ, आप बहुत ज़रूरी है पहुंचना। अरमान, मैं अकेला कैसे संभाल पाऊंगा सिया और भाभी को, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? अब कितना वक्त लगेगा यहाँ से भैया पटना सिटी पहुँचने में? अरमान पूछता है। ऑटो वाला, आप अभी पटना सिटी में ही हो, लेकिन कुछ मिनट और लगेगा आपके बताए एड्रेस पर पहुँचने में। ऑटो वाला, भाई साहब आप अपनी बताए एड्रेस पर आ गए। अरमान, भाभी आप चलिए, मैं सिया को लेकर आपके पीछे पीछे आता हूँ। निशा आगे चलने लगती है। अरमान भी सिया को लेकर निशा के पीछे पीछे घर तक आया। चारों तरफ लोग इकट्ठे हुए थे, काफ़ी भीड़ थी, सभी के आंखों में आंसू थे। अभी निशा और सिया के आने का इंतजार कर रहे थे। दोनों के आने के बाद सभी अंतिम संस्कार करने के लिए निकले। सिया और निशा दोनों के हालात खराब थे, रो रो कर। उन दोनों की माँ का भी वही हाल था। निशा की माँ खुद को संभालते हुए निशा और सिया के पास आती है, दोनों को गले लगाकर रोने लगती है। रोते हुए कहती है, बेटा तुम दोनों अब घर चली जाओ, यहाँ रहोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। रोने से जाने वाले तो चले गए। इतना बोल निशा की माँ रोने लगी। निशा को फिर से बुखार आ रहा था। निशा जब सिया के हाथ को पकड़ी तो, सिया तुम्हें तो फिर से बुखार आ गया है, सुबह दवाई नहीं खाई थी ना और ली भी नहीं जल्दी में, चलो अब तुम घर चलते हैं, यहाँ रहोगी तो तबीयत और ख़राब हो जाएगी तुम्हारी। अरमान जी कहाँ गए? निशा अरमान को ढूंढती है, अरमान नहीं दिखता है। निशा कॉल करती है, लेकिन फिर सामने से देखी तो अरमान आ रहा था, उसके हाथ में कुछ था। निशा हम सब को घर के लिए अभी निकलना होगा, सिया को फिर से बुखार आ रहा, कल जैसा स्थिति न आज भी हो जाए, इसलिए मैं अभी निकलना होगा। अरमान, भाभी लीजिए मैं दवा लेकर आया हूँ अभी मार्केट से। वो तो दवा नहीं मिली, लेकिन इसे खाने से भी आराम मिल जाएगा कुछ घंटों के लिए। निशा आपको कैसे पता चला कि सिया को बुखार फिर से आ गया है? अरमान, भाभी जब मैं ऑटो से उतार कर सिया को लेकर आया था, उसी वक्त मुझे लगा बुखार आ रहा है। खैर ये सब बातें छोड़ते हैं, सिया को लेकर आइए, आप घर के लिए निकलते हैं। ऑटो में ही दवा खिला देंगे और ये ऑटो आंटी जी को दे दीजिएगा, कुछ विटामिन्स की गोलियां हैं, फ़िलहाल ये आंटी जी के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं उनकी हालत देखा था बहुत कमज़ोर पड़ गई हैं। निशा हाँ, एक ही दिन में माँ की हालत भी ख़राब हो गई है और अपना दवा भी नहीं लाई थी। वो शुक्रिया अरमान जी, भाभी ये सब बातों के लिए टाइम नहीं है, शुक्र है उस खुदा का जो मैंने घर पर देखा था। ये विटामिन की गोलियों को आंटी के रूप में गलती से चला गया था, तो खैर आप सिया को बुलाकर लाइए। निशा माँ को दवा देकर आप खा लेना माँ याद से, वरना आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। निशा सिया अब चलो घर, तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है। सिया दी मुझे नहीं जाना घर, मैं ठीक हूँ, मुझे यहीं रहना है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी कहानी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।